Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो आपके पास अमेलगमेशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसका पार्ट 3 आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि वेंडर कंपनी की बुक्स में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। जनरली जर्नल एंट्री की जगह इसमें अकाउंट्स बनाए जाते हैं और आपके पास जो वेंडी कंपनी होती है, क्योंकि वो भी न्यू बनी होती है, तो उसमें सबसे पहले बेसिकली हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं और उसी के बेस पर आप उसकी लेजर्स या अकाउंट बना सकते हैं। तो मेन क्या पार्ट है इसका, अकाउंट्स इन वेंडर कंपनी, आज जो हम पार्ट 3 में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये 5 अकाउंट हमने आपके सामने लिखे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट पहले से जानते हैं आप इस अकाउंट के बारे में, तो काफी हद तक ये वही है। जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म बंद होती थी तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, एसेट एंड लायबिलिटी को ट्रांसफर करते थे, सेल ऑफ करते थे। इट्स लाइक दैट। और इसमें सिर्फ ये फर्क है कि वेंडर कंपनी बंद हो रही है और वो अपनी एसेट एंड लायबिलिटी को किसी दूसरी कंपनी को, विच इज वेंडी कंपनी, उसको सारी की सारी एज इट इज ट्रांसफर कर रही है। राइट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। ऑनर्स का अकाउंट बनेगा, जिसमें 2 ओनर अगर है तो 2 अकाउंट बनेगा। अगर प्रेफरेंशियल कैपिटल है तो प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट बनेगा, नहीं तो प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट को नहीं बनाना। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट मस्ट। तो रियलाइजेशन अकाउंट मैंडेटरी है आपके पास, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट मैंडेटरी है आपके पास। प्रेफरेंशियल होल्डर तब बनेगा अगर प्रेफरेंशियल कैपिटल गिवन है। बैंक अकाउंट भी बहुत मैंडेटरी नहीं है, इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है हमें बनाना है या नहीं बनाना। ठीक है, मर्जर के केस में आपको बनाना पड़ता है कई बार। ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, दिस इज मैंडेटरी अकाउंट। तो अकॉर्डिंग टू मी आपके पास 3 मैंडेटरी अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट और ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। बाकी जैसा क्वेश्चन में मांगा गया है, जितना लिमिटेड मांगा गया आप उतना ही देंगे, लेकिन हम आपको इन सभी अकाउंट्स के बारे में नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। बैंक अकाउंट को छोड़कर, क्योंकि बैंक अकाउंट आप बहुत पहले से जानते हैं, जहां जहां से पैसा आएगा डेबिट, जहां जहां पैसा जाएगा क्रेडिट। राइट। हम 4 अकाउंट के बारे में आपसे बात करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में थोड़ा सा बदलाव है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट और ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। तो आप लोगों को याद है अमेलगमेशन में क्या होता है, एक कंपनी बंद हो जाती है, उस कंपनी को कोई दूसरी कंपनी एब्जॉर्ब कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है। तो जो कंपनी बंद हो जाती है, सेलर जो अपना बिजनेस बेच रही होती है वो वेंडर कंपनी होती है, और जो उसका बिजनेस परचेज करती है वो वेंडी कंपनी यानी न्यू कंपनी कहलाती है। हम किसकी बुक्स में ये सारी एंट्रीज देख रहे हैं, अकाउंट्स देख रहे हैं, जो कंपनी बंद हो रही है, जो कंपनी डिसॉल्व होती है, बंद होती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंटली क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये बात आप पहले से जानते हैं, जब आपने एसेट ट्रांसफर करनी है तो डेबिट साइड पर सारी एसेट ट्रांसफर करेंगे एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स। नाउ व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट? डियर, जो एसेट साइड पर है तो सही, लेकिन जिनकी कोई सेल वैल्यू नहीं होती। इनटैंजिबल को हम फिक्टिशियस नहीं बोल रहे, बिकॉज इनटैंजिबल ऑल्सो हैव अ सेल वैल्यू, लाइक गुडविल है या कोई और पेटेंट्स है या ट्रेडमार्क है, दे मे हैव अ क्या कहते हैं सेल वैल्यू, बट फिक्टिशियस एसेट की सेल वैल्यू नहीं होती। जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो गया, या इशू एक्सपेंसेस हो गए, या प्रिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए बिजनेस के, या पी एंड एल का डेबिट बैलेंस हो गया। दीज आर फिक्टिशियस एसेट जिनकी कोई सेल वैल्यू नहीं है। तो उनको छोड़कर सारी एसेट जो है आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। एक बात याद रखिएगा, जब भी कंपनी बंद होती है तो बैलेंस शीट पूरी क्लोज होती है, एक एक आइटम बैलेंस शीट से खत्म करनी है। तो अभी हमने एसेट साइड की सारी एसेट्स लेकर सिर्फ और सिर्फ फिक्टिशियस एसेट को छोड़ दिया है। तो आपकी ये फिक्टिशियस एसेट कहां जाती है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ऑनर को उन लॉसेस को बेयर करना पड़ता है अपने रिजर्व्स में से जो अभी तक उसने राइट ऑफ नहीं करे, और फिक्टिशियस एसेट एट दैट टाइम इज टोटली अ लॉस, क्योंकि अब धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे थे अभी तक हम उसको, जैसे एसेट्स में से डेप्रिशिएशन करते हैं ऐसे टीच सेट धीरे धीरे राइट ऑफ करी जाती है हर साल के प्रॉफिट में से। बट अब तो कंपनी चलनी नहीं है, तो कंपनी के पास जो ऑलरेडी रिजर्व्स पड़े होंगे उसमें से ही इनको सेट ऑफ करके अब खत्म कर दिया जाएगा। और वेंडी कंपनी ऑब्वियसली आपकी एसेट्स तो लेगी नहीं, डिपेंड करता है कि मर्जर है तो मर्जर के केस में कई बार ये भी हो जाता है। तो देखिए सारी एसेट्स आपने ट्रांसफर करनी है फिक्टिशियस एसेट को छोड़कर, जिसके हमने अपना नाम बताए। इसी तरीके से लाइबिलिटी को आपने क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करना है। ओके। अब एक एग्जांपल है, अगर वेंडर कंपनी ने आपसे एसेट ली है 70 लाख की और लाइबिलिटी ली है 20 लाख की, ठीक है, और आपकी बात आती है परचेज कंसीडरेशन की, जो हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाया है, पार्ट 2 में आप उसे जाकर लिंक में देख सकते हैं। तो आपके पास प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी प्लेलिस्ट में जाकर आपको नंबर वाइज जो है वो सारे जो है पार्ट्स जो है वो दिख जाएंगे, आप देख सकते हैं उसको रिवाइज करने के लिए। तो जो परचेज कंसीडरेशन हमने निकाली, वेंडी कंपनी जो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वेंडी कंपनी हमें कितना देगी डियर? आप बात करिए, देखिए 70 लाख की एसेट्स थी, 20 लाख की लाइबिलिटी है, तो परचेज कंसीडरेशन कितनी बनती है, ऊपर ऊपर से भी हम बात कर रहे हैं 50 लाख रुपए परचेज कंसीडरेशन बनती है। वेंडी कंपनी आपको इसे ज्यादा भी दे सकती है, इसे कम भी दे सकती है, बट जितना भी आपको वेंडी कंपनी देने को तैयार हुई है उसे बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। वो आपने यहां लिख देना है, क्योंकि इस बार आपने एसेट्स भी नहीं को बेची है,
लाइबिलिटी भी इन्हीं को दी है, तो उनसे जो पेमेंट मिलनी है वो आपने यहाँ लिखनी है। ये ध्यान रखिएगा, ये भूल जाते हैं बच्चे। तो एसेट्स यहाँ ट्रांसफर कर दी, लाइबिलिटी यहाँ ट्रांसफर कर दी, और तीसरा इंपॉर्टेंट काम, वेंडी कंपनी अमाउंट परचेज कंसीडरेशन आपने यहाँ लिखना है। अब कभी कभार क्या होता है कि वेंडिंग कंपनी आपकी सारी एसेट्स टेक ओवर नहीं करती, ट्रांसफर आपने सारी करनी है, टेक ओवर नहीं करती, तो वो एसेट्स आपको बेचनी पड़ेगी। तो अगर आपको एसेट बेचनी पड़ेगी तो आप बेच दीजिए, जैसे आप बेचते थे, बैंक अकाउंट से आपको पैसा आ जाएगा, सेल ऑफ एसेट्स। और अगर वो कोई लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं करता तो आपको खुद पे ऑफ करना पड़ेगा, तो टू बैंक से वो लाइबिलिटी भी क्या कर दीजिएगा, पे ऑफ कर दीजिएगा। तो एसेट ट्रांसफर कर दी, लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफरी कंपनी से हमने पैसे ले लिए परचेज कंसीडरेशन। अगर उन्होंने कोई एसेट नहीं ली तो हम वो एसेट खुद बेच देंगे बाय बैंक से, अगर कोई लाइबिलिटी नहीं ली तो टू बैंक से हम उसे पे कर देंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब कंपनी बंद होती है तब कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिनको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोला जाता है। अगर वो वेंडर कंपनी खुद भर रही है तो रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएगा बैंक के नाम से, लेकिन अगर ट्रांसफरी कंपनी भर रही है तो यहां कहीं नहीं आएगा, वो उनकी जर्नल एंट्री के अंदर आ जाएगा। इज इट ओके? पक्का क्लियर? तो अगर हमने खुद भरा है, वेंडर कंपनी ने भरा है, तो यहां आएगा, अगर ट्रांसफरी कंपनी भर रही है तो नहीं आएगा। इज इट ओके? अच्छा, उसके बाद सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज नहीं करना, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्लोज करना है, उसके बाद रियलाइजेशन क्लोज करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर से एक बैलेंसिंग फिगर होती है, वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होती है, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होता है। तो मेन चीजें जो हमने आपको बताई रियलाइजेशन में, वो चीजें हो गई। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर आपको दे रखी है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्रेडिट साइड पे उसे ट्रांसफर कर दीजिएगा। इज इट ओके? अब जब वेंडी कंपनी पेमेंट करती है, जिसे हम परचेज कंसीडरेशन बोलते हैं, तो दो लोगों को पेमेंट करती है, इक्विटी को और प्रेफरेंस को। तो जितना भी उन्होंने प्रेफरेंस को दिया होगा वो डेबिट साइड पे लिख दीजिएगा ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट के नाम से। कैश दिया तो कैश ब्रैकेट में यहाँ पर लिखकर इंटरनल कॉलम में, और शेयर दिए होंगे तो शेयर, जो भी टोटल लिया वो आपने यहाँ लिख दिया। अब मान लीजिए कि प्रेफरेंस शेयर को देने थे 7 लाख रुपए, वेंडी कंपनी ने दिया 8 लाख रुपए, तो ये बैलेंस नहीं हो रहा ना, तो क्रेडिट साइड पर आपके पास क्या बच जाएगा, 1 लाख रुपए बैलेंसिंग फिगर रियलाइजेशन अकाउंट, यानी उनको ज्यादा पेमेंट करी गई है, वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में यहां लिख देंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। और अकाउंट टू अकाउंट क्रॉस ट्रांसफर होता है, ये यहां से डेबिट साइड पर आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट के नाम से, जिस अकाउंट से आता है उसी अकाउंट का नाम आता है। ऐसा भी हो सकता है कि 7 लाख रुपए देने थे, वेंडी कंपनी ने 6 लाख रुपए दिए, तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास डेबिट साइड पे बच जाएगी, किस नाम से, सेम रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। क्योंकि डियर याद रखिए, अब डिसोल्यूशन हो रहा है, हमने कोई भी नए अकाउंट यहाँ पर ओपन नहीं करने, तो इसे भी हम ट्रांसफर कर देंगे आपके पास अपोजिट साइड पर, यानी ये यहाँ पर साइड पर आपके पास क्रेडिट साइड पर पोस्ट हो जाएगा। इज इट ओके? इसके बाद ये अकाउंट आपने क्लोज कर लिया, फर्स्ट नंबर हमने इसको दिया हुआ है। सेकंड नंबर पर अब आप रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर लीजिए, यहां से बैलेंसिंग करिए, अगर यहां आ रहा है तो प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट किसका, इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ चला जाएगा, तो इसलिए बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, क्योंकि फाइनल प्रॉफिट जो यहाँ पर है वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर का हो जाएगा। और अगर यहाँ से लॉस आया तो भी वो कहां चला जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। इज इट ओके? सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्लोज करना है, फिर रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज। इसके बाद आता है तीसरा नंबर पर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। जब आप बैलेंस शीट क्लोज कर रहे होते हैं, आप सारी एसेट्स यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, और जितनी भी फिक्टिशियस एसेट है वो इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। इज इट ओके? जब आप लाइबिलिटी ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में आ गई, और इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में आ गई। और जितने भी रिजर्व्स होते हैं उन पर भी किनका हक होता है, कौन होते हैं उनके मालिक, इक्विटी शेयर होल्डर। तो सारे टाइप के रिजर्व आपके पास यहाँ आ गए। ध्यान रखिएगा, प्रोविडेंट फंड नहीं, प्रोविडेंट फंड आपके पास लाइबिलिटी होती है। इसी तरीके से अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए नीचे लाइबिलिटी बनी हुई है, तो जितनी लाइबिलिटी बनी हुई है वो लाइबिलिटी साइड पर आएगी, और बचा हुआ रिजर्व आपके पास यहाँ आएगा। पी एंड एल का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो भी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास बैलेंस शीट से ट्रांसफर, ये भी फिक्टिशियस सेट्स आपके पास बैलेंस शीट से ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो आपने यहाँ ट्रांसफर करना है क्रॉस, डेबिट में आया तो क्रेडिट में, क्रेडिट में आया है तो डेबिट में। तो पहले हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्लोज करा, यहाँ से बैलेंसिंग फिगर रियलाइजेशन में गई, फिर रियलाइजेशन को क्लोज करा, यहाँ की जो बैलेंसिंग फिगर है वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में गई, ये हमने डाल दिया रियलाइजेशन, इफ इट इज प्रॉफिट, इफ इट इज लॉस तो डेबिट साइड पर। फिर जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करी थी ट्रांसफरी कंपनी ने, तो हमने ट्रांसफरी कंपनी का नाम लिख दिया। सिमिलरली इक्विटी शेयर होल्डर को भी ट्रांसफरी कंपनी ने डेफिनेटली कैश या फिर शेयर्स या फिर जो भी चीज दी है वो सब यहाँ पर आपके पास टोटल अमाउंट ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट के नाम से आ जाएगा।
और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट आपका मैच करना चाहिए। ओके, अगर ये मैच करता है तो इक्विटी शेयर होल्डर, बाहर की लाइबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर सब कुछ खत्म हो चुका है, यानी ये बिजनेस डिसॉल्व क्लियरली हो चुका है। लास्ट अकाउंट बचता है ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। जहां जहां आपने ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट लिखा है वहां वहां क्रॉस ट्रांसफर कर दीजिए उस अकाउंट से। सबसे पहले आपने वेंडी कंपनी मींस ट्रांसफरी कंपनी, थोड़ा नाम अलग लिखा है ताकि आपको दोनों नाम याद रहे। तो ये यहाँ डेबिट में आ जाएगा किस नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। ऑब्वियसली किस अमाउंट से, परचेज कंसीडरेशन अमाउंट से। फिर यहाँ पर आपने लिखा है ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, तो यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट के नाम से, जितना भी यहाँ पर टोटल आपने प्रेफरेंस शेयर को दिया होगा। सिमिलरली यहां से भी आपके पास आ जाएगा बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ये टोटल भी आपके पास क्या कर जाएगा डियर, मैच कर जाएगा और आपका ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। तो ये था आपके पास वेंडर कंपनी में किस तरीके के अकाउंट बनते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ये तो पक्का पक्का बच्चे कर ही लेते हैं। थोड़ी सी दिक्कत वेंडी कंपनी की जर्नल एंट्रीज में आती है, वो भी अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो अमेलगमेशन बहुत ही इजी टॉपिक है स्कोर करने के लिए। प्लीज इसे एग्जाम में मत छोड़ के जाइए, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है आपके पास। आई होप आपको इन वीडियो से जरूर मदद मिली हो। अगर मदद मिली हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, यही हमारे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा आप लोगों की तरफ से। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।